आज सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए थे और झमाझम बारिश हो रही थी और सूरज अपने पाव भाजी के ठेले की तैयारी में जुटा था। ओ मेरी दुलारी जी, चलिए दुकान लगाने का समय हो गया है। हाँ जी, आई, बस 1 मिनट। हे शिव जी, घोर कलयुग है, घोर कलयुग। इसके कदम तो घर में टिकते ही नहीं है। सुबह हुई नहीं कि सज धज के रास्ते पर तवे चमकाने में दौड़ पड़ती है। अम्मी जी, घर बैठने से घर नहीं चलता और पैसे जोड़ेंगे तभी तो अपना खुद का घर बनेगा, सपना पूरा होगा। अरे देखो देखो कैसे लड़ रही है मुझसे, पाव भर की बहू और जुबान किलो के भाव में। अरे दोनों रात में जी भर के लड़ लेना, अभी दुकान लगाने का समय हो गया है। चलो दुलारी। फिर सूरज और दुलारी तिरपाल से ढका अपना ठेला लेकर घर से बाहर निकल जाते हैं। तवे पर मक्खन पिघलते ही मसालों की लाजवाब खुशबू हवा में फैल जाती है। तभी कुछ ग्राहक छाते लिए ठेले पर आते हैं। अरे वाह, क्या खुशबू है। लगाओ भैया, हमारे लिए 2 प्लेट झनझनाती पाव भाजी लगा दो। तो ये लीजिए। आहा, स्वाद तो लाजवाब है भाई, पर एक शिकायत है तुमसे। तुमने अपनी दुकान जमुना पार क्यों लगाई है? अरे चाह कर भी रोज आ नहीं पाते। हाँ यार, कम से कम मेन मार्केट में तो दुकान लगाते। हम भी कब से यही सोच रहे कि एक अच्छी सी जगह ढूंढ लें और वहाँ अपना ठेला लगाएं। हाँ, फिर देरी किस बात की। शाम में नई जगह की तलाश में सूरज और दुलारी गांव के बाजार पहुँचते हैं। वे अपना ठेला तिजोरी मल ज्वेलरी शॉप के सामने रोकते हैं। ए छुटकन, यहाँ मेरे दुकान के ठीक सामने ठेला मत लगाओ, ग्राहकों का रास्ता रुकता है। चलो आगे बढ़ाओ। अब सेठ जी, बड़ी कृपा होगी अगर आप अपनी दुकान के सामने हमें थोड़ी सी जगह दे दे तो। हम कब से एक अच्छी जगह ढूंढ रहे हैं। हाँ सेठ जी, हम ठेला एकदम किनारे लगाएंगे, बीच रास्ते में नहीं। अच्छा, और इसमें मेरा क्या फायदा? मैं आपको दुकान का भाड़ा दे दूंगा। नहीं, पैसा नहीं चाहिए। तुम्हारे ठेले से बड़ी जोरदार खुशबू आ रही है। अगर तुम रोज मुझे सुबह शाम 1-1 प्लेट मक्खन मार के पाव भाजी खिलाओगे, तभी मैं अपनी दुकान के ठीक आगे ये ठेला लगाने दूंगा। बोलो, मंजूर है? सेठ की ये अनोखी शर्त सुनकर सूरज और दुलारी एक दूसरे को देखने लगते हैं। जी, हमें मंजूर है सेठ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे रात का अंधेरा घिराता है, लेकिन सूरज और दुलारी के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ वैसे ही बनी रहती है। देख रहे हो मुनीम? हाँ मालिक, आज आप बहुत बढ़िया दिख रहे हैं। अरे चश्मे बदूर, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। वहाँ देखो, रात के 9 बज रहे हैं, फिर भी इस पाव भाजी वाले के ठेले पर मेले जैसी भीड़ लगी है। हाँ मालिक, ये सब स्वाद का जादू है। लेकिन एक बात समझ नहीं आई मालिक, आपने दुकान लगाने के बदले उससे भाड़ा लेने से मना क्यों कर दिया? अबे मुनीम, तू जिंदगी भर मुनीम ही रहेगा। गरीब के 2-4 हजार लेकर महल खड़ा करेगा क्या है? चल जा, मेरे लिए 1 प्लेट पाव भाजी बनवा कर ले आ। जी मालिक, अभी लाया। ओ सूरज, जल्दी से बाकी सब काम छोड़ और सबसे पहले सेठ जी के लिए 1 प्लेट पाव भाजी लगा दे। ओ भाई साहब, पहले मैं आई थी तो पाव भाजी पहले मुझे ही मिलेगी। ओ मैडम, शायद आप जानती नहीं कि मैं कौन हूँ। जानकर करूँगी भी क्या, जो भी हो किसी काम का तो नहीं है। मैडम, जिस दुकान के आगे ये ठेला खड़ा है ना, उसका मुनीम हूँ मैं, मुनीम। हाँ तो क्या, इतनी भीड़ तुमको दिखाई नहीं देती? आँखों पर चश्मा लगाओ भैया। अरे चश्मा तो पहले से लगा है। हाँ तो फिर आँखों का ऑपरेशन करवा लो, ठीक से दिखता तो नहीं तुम्हें। और भैया आप जल्दी से प्लेट लगाइए, वरना हम जा रहे हैं। उसी वक्त फटे कपड़ों में एक गूंगा भिखारी वहाँ आता है और पेट पर हाथ फेरकर खाने का इशारा करता है। अरे चल चल आगे बढ़, कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाए। मुझे पाव आई है। क्या बोल रहा है ये? उबला आलू मांग रहा है। अरे मुझे पाव आई है। अरे ये तो पाव भाजी मांग रहा है। अरे दादा, आजकल के तो भिखारियों के शौक भी ऊंचे ऊंचे हो गए हैं। 1 रुपया से उठकर 50 रुपया पर आ गए। वो दिन भी दूर नहीं जब कटोरे पर स्कैनर लगाए घूमेंगे। हाय राम, ये तो QR कोड में गाली दे रहा है। आप लोग झगड़ा मत करिए, अब एक एक करके मैं सबकी प्लेटें लगा दूंगा। मुनीम जी, आप दुकान में बैठिए, मैं खुद प्लेट लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, जल्दी आना।
मुनीम झुंझलाकर दुकान में लौट जाता है और भिखारी एक कोने में खड़ा उसे गुस्से से घूरता रहता है। रात के 10 बज चुके थे और सूरज और दुलारी थके हारे अपने खाली बर्तनों के साथ घर लौट रहे थे। अरे रे रे, आ गई महारानी घूम के। आधी रात को घर लौट रही हो। तुम्हारी हरकतों पे तो मुझे शर्म आती है। कैसा जवाब? और क्या सवाल था क्या? तुम तो कुछ बोलो ही मत। सुबह हुई नहीं कि झोला लटकाए कमर मटकाते हुए चल देती हो। अरे चिंता मत करो अम्मा, कल से ये मटक कर नहीं जाएगी, कल से ये कैट वॉक करके जाएगी। चुप कर, जोरू का गुलाम। दुलारी मुस्कुराकर झोले से ठंडी ठंडी मलाईदार रबड़ी निकालती है, जिसे देखते ही उसके सास के मुंह में पानी आ जाता है। लीजिए अम्मा जी, मुंह मीठा कीजिए। हमारी दुकान को आज नई जगह मिल गई है, पर वो मेन मार्केट में है। हाँ अम्मा, अब से गांव के सबसे बड़े जौहरी की दुकान के आगे ठेला लगेगा अपना। ये रबड़ी मैं इसलिए खा रही हूँ क्योंकि दुकान को नई जगह मिल गई है। तुम इसलिए ज्यादा खुश मत होना, समझी? हाँ अम्मा, मैं अच्छे से जानती हूँ। दिन बीतने के साथ सूरज का ठेला अब मार्केट में जम चुका था। रोज की तरह दुलारी एक प्लेट पाव भाजी लेकर भिखारी के पास जाती है। लो भैया, खा लो, और कुछ चाहिए तो बताना जरूर। आया। तभी अचानक तेज तिजोरी मल दुकान के बाहर आकर जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगता है। अरे बाप रे बाप, अरे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया रे बाबा। मेरी सोने चांदी की दुकान में डकैती हो गई, मेरा सारा माल कोई साफ कर गया रे। सेठ जी, अनर्थ हो गया। अरे हम तो रास्ते पर आ गए मालिक। कुछ ही देर में पुलिस की जीप दुकान के सामने आकर रुकती है। इंस्पेक्टर फटके हाथ में डंडा घुमाते हुए अपने हवलदार के साथ तलाशी शुरू करते हैं। क्या भाई, जागरूक नागरिक, इतनी बड़ी दुकान खोली है और कैमरा नहीं लगवाया है? गलती हो गई सर। तो ये ठेला अक्सर तुम्हारी दुकान के ठीक सामने ही लगा रहता है ना? हाँ इंस्पेक्टर साहब। गांधारी, इस ठेले की कोने कोने की तलाशी लो। पर हमने कुछ नहीं किया साहब। तो मैंने कब कहा कि तुमने कुछ किया है? हवलदार सूरज के ठेले की एक एक चीज को खंगालने लगता है और वहाँ पतीले के पीछे उसे चमचमाता सोने का हार बरामद होता है। सर, ये देखिए क्या मिला। अरे ये तो मेरी दुकान का सबसे कीमती 9 लखा हार है। क्यों बे पाव भाजी वाले, चोरी का बाकी माल कहाँ छुपा रखा है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति चोर नहीं है। ये जरूर किसी की बड़ी साजिश है। उन्होंने कभी किसी का 1 रुपया तक नहीं चुराया है, और उसमें सोने का हार, ये कैसे हो सकता है? मैडम, हर चोर पकड़े जाने पर यही बोलता है कि वो चोर नहीं है। धिक्कार है तुम लोगों पर। एक तो मैंने तरस खाकर तुम्हें अपनी दुकान के आगे जगह दी और तूने मेरे ही घर में डाका डाल दिया। गांधारी, इसे हथकड़ी लगाओ। साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। अबे बेकसूर है तो डरता क्यों है? और झूठा है तो एक बात याद रखना, हम हैं इंस्पेक्टर फटके, बदमाशों को देते हैं जोर के झटके। सूरज बेकसूर होने की दुहाई देता रहता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़कर थाने ले जाती है। रात के सन्नाटे में एक सुनसान कमरे की मेज पर कीमती गहनों का ढेर पड़ा था। तभी एक परछाई दरवाजा खोलकर अंदर आती है। लाइट जलाते ही सामने सत्तू सुपारी खड़ा दिखाई देता है। सोना हीरा, इतना सारा माल। सत्तू, तू तो एक ही झटके में करोड़पति हो गया रे। साला वो मुनीम अपन को भिखारी बोल रहा था, भिखारी। अब उसको मालूम पड़ेगा अपन क्या चीज है। सत्तू एक चमचमाता हुआ हीरो का हार हाथ में उठाता है और उसे चूम कर खुद के गले से लगाता है। आहा, ये वाला चमचमाता हार तो अपन अपनी बेबी डॉल को देगा और बाकी सारा माल बाजार में ठिकाने लगाकर ऐश करेगा ऐश। दूसरी तरफ सूरज के घर में कोहराम मचा हुआ था। कस्तूरी देवी छाती पीट पीट कर रो रही थी। हाय रे, मेरी किस्मत, मेरी फूटी किस्मत। दुलारी, पुलिस वाले मेरे बेटे को उठा के ले गए हैं और तू कुछ नहीं कर पाई। डिस्को डांस करती रही तू। अम्मा जी, मैंने बहुत कोशिश की है उन्हें समझाने की, पर कोई मेरी बात एक सुनने को तैयार नहीं था। कीड़े पड़े उस भुक्कड़ सेठ को। रोज सुबह शाम मक्खन मार मार कर मुफ्त का माल लपेटता रहा, और आज मेरे बेटे को जेल भेज दिया। अम्मा,
सूरज जी को किसी ने जरूर फंसाया है। तू रो मत दुलारी, सुबह होते ही हम दोनों थाने चलेंगे। सुबह होते ही कस्तूरी देवी और दुलारी थाने पहुंचती हैं। इंस्पेक्टर फटके अपनी मेज पर बैठे चाय की चुस्की ले रहे थे। अरे ओ दरोगा जी, मेरे बेटे को छोड़ दो, उसने चोरी नहीं की है। माताजी, जरा वॉल्यूम कम करो आप। ऐसे ऐसे कैसे चुप हो जाए हम? हाँ, जिस माँ का बेटा जेल में बंद हो वो शांत कैसे हो सकता है भला? तभी हवलदार गांधारी एक क्रिमिनल फाइल लेकर दौड़ता हुआ अंदर आता है। सर, आपका शक बिल्कुल सही निकला। नहीं नहीं नहीं, आपका शक गलत है। बहन जी, हम सिर्फ एक सबूत पर नहीं बल्कि केस के कई पहलुओं पर काम करते हैं। वारदात की जांच में हमने हर चीज और हर शख्स पर नजर रखी थी और वहां बैठने वाले उस भिखारी की शक्ल मुझे जानी पहचानी लगी थी। हाँ सर, और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया है तो पता चला कि ये कोई आम भिखारी नहीं बल्कि शातिर चोर सत्तू सुपारी है, जो लाचार बनने का नाटक करता है और फिर मौका मिलते ही अपना हाथ साफ कर देता है। देखा, इसे कहते हैं फटके स्टाइल इन्वेस्टिगेशन। हे भगवान, इसका मतलब है इतने दिनों से हम दोनों ने एक चोर को मुफ्त में खाना खिलाया। गांधारी, जीप निकालो। इसके बाद इंस्पेक्टर फटके और गांधारी सत्तू के सुनसान ठिकाने पर छापा मारकर सत्तू को रंगे हाथों दबोच लेते हैं। बोल सत्तू सुपारी, कहाँ है सेठ का सारा सामान? नहीं तो हम हैं इंस्पेक्टर फटके, देंगे तुम्हें जोर के झटके। अरे साहब, अब मारना मत, मैं सब बताता हूँ। सारा माल इसी टेबल के नीचे छुपा रखा है। सत्तू जैसे ही टेबल के नीचे से संदूक निकालता है, उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। ताला पहले से टूटा हुआ था और अंदर का सारा कीमती सामान मिसिंग था। ये क्या हो गया? मेरी बेबी डॉल के गहने कहाँ गए? साला, चोर के घर चोरी कौन कर गया बे? ओए, ये नौटंकी बंद कर। सच सच बता, तूने माल कहाँ छुपाया है? अरे साहब, सच्ची बोल रहा हूँ। अपन तो खुद लुट गया, अपनी बेबी डॉल की कसम। सर, मामला अब और भी पेचीदा हो गया है। अब हम क्या करेंगे? दोपहर का समय था। सेठ तिजोरीमल और मुनीम उदास चेहरे लिए दुकान के बाहर खड़े थे। तभी उनकी कस्टमर कमला वहाँ आती है। अरे सेठ जी, आप इस तरह दुकान के बाहर क्यों खड़े हैं? अरे चलिए चलिए, अंदर चलिए, मुझे अपनी ननद के लिए शादी के गहने लेने हैं। अरे बहन जी, आपको नहीं मालूम, हमारी दुकान तो पूरी साफ हो चुकी है। अरे वो जो हमारी दुकान के आगे ठेला लगाता था ना, अरे वो पाव भाजी वाला, हाँ, उसी ने दुकान का सारा माल चुरा लिया। हे भगवान, सच में? देख लीजिए बहन जी, इस दुनिया में भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। तरस खाकर गरीब को अपनी दुकान के आगे जगह दे दी तो उसने मेरी ही तिजोरी लूट ली। सेठ अपनी किस्मत को कोस रहा था कि हवलदार गांधारी वह अपनी जीप से उतरते हैं। अरे हवलदार साहब, आप यहाँ? हाँ, बहुत बड़ी खबर है। हमने आपकी दुकान के असली मुजरिम को पकड़ लिया है। असली मुजरिम? पर हवलदार साहब, उसे तो आपने पहले ही पकड़ लिया था। वो सूरज ही तो असली चोर है ना? नहीं, असली चोर वो नहीं, कोई और ही खिलाड़ी है। इंस्पेक्टर फटके ने आप दोनों को तुरंत थाने बुलाया है। चलकर अपने चोर से मिल लीजिए। थाने में सत्तू सुपारी अब सलाखों के पीछे था और सूरज अपने परिवार के साथ खड़ा था। साहब, तो क्या ये गूंगा भिखारी ही असली चोर है? ना तो ये गूंगा है और ना ही भिखारी है। हे भगवान, इतना बड़ा धोखा किया इसने मेरे साथ। धोखा इसने अकेले नहीं बल्कि तुम दोनों ने मिलकर किया है। ये सुनते ही सेठ और मुनीम के चेहरे का रंग उड़ जाता है। साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? हम तो खुद पीड़ित हैं। गांधारी, जरा इस पीड़ित को सबूत पेश करो। और हवलदार गांधारी एक पारदर्शी प्लास्टिक की थैली में बंद चश्मा मेज पर रख देता है। क्यों मुनीम, ये चश्मा तुम्हारा ही है ना? हाँ साहब, लग तो मेरा ही रहा है। तो तुम्हारा ये चश्मा इस चोर के घर क्या कर रहा था? नहीं, ये मेरा नहीं है। सीधे सीधे जवाब दो, वरना मुझे और भी तरीकों से सच निकलवाना आता है। अरे नहीं साहब, मैं बताता हूँ ना। मुझे 2 दिन पहले ही मालूम पड़ गया था कि सत्तू एक चोर है, जब मैंने इसे चोर बाजार में चोरी का माल ठिकाने लगाते देखा था। इसलिए जब दुकान से चोरी हुई तो हम जान गए थे कि ये सत्तू का ही काम है। नास पिटे लालची सेठ, जब तुझे मालूम था कि चोर ये सत्तू है तो तूने मेरे बेटे को क्यों फंसाया? सर, वो दरअसल पिछले महीने मेरा भारी नुकसान हो गया था और कर्जदार मेरी जान के पीछे पड़े थे।
मैंने अपनी दुकान का भारी बीमा करवा रखा था। अगर सत्तू पकड़ा जाता तो हमें इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलता, इसलिए तुमने बेचारे सूरज को फंसा दिया है और फिर सत्तू के घर से सारा माल भी चुरा लिया ताकि पैसा और सामान दोनों तुम्हारा हो जाए। अपनी लालच के लिए तुमने मेरे पति को फंसाया। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मैंने जिन 2 लोगों पर विश्वास किया उन्होंने ही मेरा विश्वास तोड़ दिया। अरे बेटा, ऐसे दिल छोटा नहीं करते। एक बात हमेशा याद रखना, अगर एक मक्खन की टिक्की खराब निकल जाए तो भाजी का पूरा पतीला नहीं फेंकते हैं। कस्तूरी की बात पर सभी जोर से ठहाका लगा देते हैं। वाह अम्मा जी, क्या बात कही आपने। तो मेरी तारीफ ही कर रही है ना? अरे हाँ, भला मैं आपकी बुराई कैसे कर सकती हूँ? हाँ, मैं सब जानती हूँ। कुछ दिनों बाद सूरज और दुलारी ने नई जगह पर फिर से ठेला लगाया। बारिश की फुहारों के बीच मसालों की खुशबू फैलती जा रही है और उसी खुशबू से ग्राहक खींचे चले आ रहे हैं। तो दोस्तों, कहानी यही समाप्त होती है। अब जल्दी से बताइए कि सूरज और दुलारी पैसे जोड़कर क्या बनाना चाहते थे। देखते हैं सही जवाब किसका आता है।